हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। 66 बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है नक्सलवाद और उसकी चुनौतियां। यह टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 के लिए उपयुक्त होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट अगर इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन को हम मैप के थ्रू स्टार्ट करते हैं। आप मैप में देखिए, ये भारत का मैप है और इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो नक्सलिज्म से अफेक्टेड है, अर्थात नक्सलवाद से कौन कौन से राज्य अफेक्टेड है। देयर आर सर्टेन स्टेट जो कि हाईली अफेक्टेड है नक्सलिज्म से। उसमें आपको छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर मिलेगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बॉर्डर देख सकते हैं, इवन उड़ीसा और झारखंड का बॉर्डर देख सकते हैं, बिहार और वेस्ट बंगाल। ये वैसे राज्य हैं जो नक्सलिज्म से हाईली अफेक्टेड हैं। तो अगर क्वेश्चंस पूछता है आपको मेंस में नक्सलिज्म, तो आप मैप के थ्रू भी उसे ड्रॉ करके उस एरिया को जरूर दिखाएं। तो आइए हम देखते हैं कि नक्सलिज्म की उत्पत्ति आखिर कहाँ से हुई। तो समझने का प्रयत्न करेंगे कि नक्सलिज्म की आखिर उत्पत्ति कब हुई और कहाँ से हुई और किसने किया। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी और इसीलिए उस उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलवाद नाम से जाने जाने लगा। अर्थात जो भारत में नक्सलवाद की जो उत्पत्ति हुई थी वो 1967 में हुई थी। और कहाँ से हुई थी? पश्चिम बंगाल में हुई थी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के एक नक्सलबाड़ी नामक गांव था, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई और इसीलिए इस उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलवाद के नाम से जानने जाने लगा। जमींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए सत्ता के खिलाफ चारू मजुमदार, कानू सान्याल और कन्हई चटर्जी के द्वारा शुरू की गए इस सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। अर्थात इसमें जो लीडर थे शुरुआत में वो थे कानू सान्याल, चारू मजुमदार और कन्हई चटर्जी। इनके द्वारा जो सशस्त्र आंदोलन चलाया गया उसी को नक्सलवाद नाम दे दिया गया। यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की नीतियों का अनुगामी था। जो चीन के माओ त्से जो कम्युनिस्ट लीडर थे जिनका नाम था माओ त्से तुंग, उन्हीं के नीतियों का अनुगामी था और इसीलिए इसे माओवाद भी कहा जाता है। अर्थात नक्सलिज्म को माओवाद भी कहा जाता है। आखिर क्यों माओवाद कहा जाता है? क्योंकि ये चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के नीतियों को अनुगामी था, इसीलिए इसे माओवाद भी कहा जाता है। और आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार है। अब देखिए, एक तो सबसे पहले कि यह आंदोलन जो था चीन के कम्युनिस्ट नेता अर्थात माओ त्से तुंग की नीतियों का अनुगामी था और दूसरी ओर जो आंदोलनकारी थे उनका यह भी मानना था कि भारतीय मजदूर जो थे और किसानों की दुर्दशा के लिए जो है वो सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार है और यही कारण था नक्सलिज्म की उत्पत्ति का। अब हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि नक्सलवाद की जो उत्पत्ति था वो उसके कारण क्या थे। पहले तो हमने उत्पत्ति देखा कि उत्पत्ति आखिर इसका ओरिजिन जो था नक्सलिज्म का वो कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और किसने किया और इसकी पॉलिसी क्या थी। अब हम इसके देखेंगे कारण को डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि यू विल हैव टू राइट ऑन द कॉजेज ऑफ नक्सलिज्म। जो आपके ओरिजिन उसके जो कॉज हैं उसको आपको लिखने पड़ेंगे। केंद्र और राज्य सरकार माओवादी हिंसा को मुख्यतः कानून व्यवस्था की समस्या मानती रही है, लेकिन इसके मूल में गंभीर सामाजिक आर्थिक कारण भी रहे हैं। नक्सलियों का कहना है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है। वे जमीन के अधिकार एवं संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात नक्सलियों का मानना है कि वो उन आदिवासियों और गरीबों के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है। तो ये उनका नक्सली का सोच है, जिसके कारण वो ऐसा माना जाता है कि नक्सली की अर्थात नक्सलिज्म की उत्पत्ति हुई थी। माओवाद प्रभावित अधिकतर इलाके आदिवासी बहुल हैं और यहाँ जीवन यापन की बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन इलाकों की जो प्राकृतिक संपदा है उनके दोहन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ न सड़कें हैं, न पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, न शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और न ही रोजगार के अवसर हैं। अर्थात आप देखेंगे कि जितने भी नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया है उसमें क्या है कि कंपनियां तो हैं, वहाँ पर कंपनियां शोषण तो कर रही है, लेकिन उन
जो आदिवासी है, वहाँ के रहने वाले आदिवासी हैं, उनके लिए कंपनियां ने कुछ नहीं किया है। तो यह भी एक कारण जो है कि आप रिसोर्सेज तो ले रहे हैं, सरकार रिसोर्सेज तो वहाँ से उठा ले रहा है, बट उनके लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। लाइक जैसे स्कूल का ना खुल पाना, उनके लिए पीने का पानी का व्यवस्था नहीं कर पाना, उनकी शिक्षा व्यवस्था नहीं कर पाना, उनके रहन सहन को नहीं सुधार पाना। तो ये सारे रोजगार के अवसर, खास करके रोजगार के अवसर तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है नक्सलिज्म के डेवलपमेंट का। नक्सलवाद के उभार के आर्थिक कारण भी रहे हैं, अर्थात जो नक्सलिज्म स्प्रेड हो रहा है तो उसके आर्थिक कारण भी रहे हैं, अर्थात इकोनॉमिक कॉज भी रहे हैं। नक्सली सरकार के विकास कार्यों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं, वे आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं होने देते हैं और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काते हैं। वे लोगों से वसूली करते हैं और समानांतर अदालतें लगाते हैं। अब देखिए, आपको इसमें सरकार और माओवादी दोनों के सोचों को डेवलप करना है कि माओवादी क्या सोचते हैं, उत्पत्ति का रीजन का क्या देते हैं और उनके उत्पत्ति से क्या क्या डैमेज है सरकार को, देश को और समाज को, उसको भी लिखना है आपको। देखिए, नक्सलवाद के जो आर्थिक कारण तो है, आर्थिक कारण अब उसके लिए क्या है कि जो नक्सली हैं, सरकार के जो विकास कार्य होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो बाधा डालते हैं। वे आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं होने देते हैं और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काते भी हैं। वे लोगों से वसूली करते हैं और समानांतर अदालतें लगाते हैं। अब हम नक्सलवाद के चरण को देखेंगे कि आखिर किस किस चरण में नक्सलवाद फैला। तो इसके 2-3 चरण हैं जिसको हमको देखना आवश्यक है। पहला चरण की अगर हम बात करें तो पहला चरण जो था 1967 से 1980 तक को हम पहला चरण मानते हैं। इसका प्रथम चरण मार्क्सवादी लेनिनवाद माओवाद पर आधारित था। इसका मतलब है ये वैचारिक और आदर्शवादी आंदोलन का चरण था, अर्थात जो जब शुरुआत होती है किसी चीज़ों का, आप देखेंगे कि नक्सलवाद जो उत्पन्न हुई थी तो शुरुआत में क्या था, वैचारिक मतभेद था। ये सरकार के खिलाफ मतभेद था, ये सरकार के विचारों के खिलाफ मतभेद था। लेकिन बाद में आप धीरे धीरे देखेंगे कि यही नक्सलिज्म, यही नक्सलवाद, ये जो है लोगों का शोषण करता है, अर्थात अपने ही लोगों का शोषण करता है। आप जब जाएंगे, जितने भी नक्सलवादी एरिया है वहाँ आप जाएं, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के लोगों की जो दुर्दशा है, हालत ये है कि वहीं के लोग वो नक्सल हैं लेकिन अपने ही लोगों को शोषण कर रहे हैं। गाँव से लोगों के रिसोर्सेज को छीन रहे हैं, लोगों को, गांव के लोगों को ज़बरदस्ती नक्सल में ढकेल रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से शोषण है। इस चरण में नक्सलवादियों को जमीनी अनुभव तथा अनुमान की कमी देखने को मिली है। इस चरण में नक्सलियों को एक राष्ट्रीय पहचान मिली लेकिन वे एक राष्ट्रीय प्रभाव नहीं डाल पाए। जब शुरुआत हुई थी, जो शुरुआत का दौर था 1967 से 1980 तक, तो उसमें उनको एक पहचान तो मिली लेकिन राष्ट्रीय प्रभाव नहीं डाल पाए। अर्थात जिस तरह से आज नक्सल जो है, नक्सलिज्म फैला है, आप देखते हैं कि सेना पर हमला और उससे पूरा देश हिल जाता है, पूरा देश व्यापी एक न्यूज़ बन जाता है। यह समस्या उस समय नहीं थी। ये जो था उस समय तक नक्सलिज्म जो था अपनी आइडेंटिटी इतना नहीं बना पाया था कि उनको राष्ट्रीय प्रभाव डाल सके, वे राष्ट्रीय प्रभाव डाल सके। 18 मार्च 1967 से जारी इस सशस्त्र गतिविधियों को 1967 तक सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। अर्थात जब शुरुआत हुई थी 1967 में, तो आप देखेंगे कि 1971 तक सुरक्षा बलों ने इस नक्सलिज्म को ख़त्म कर दिया था। इसके बचे नेताओं को भूमिगत होकर काम करना पड़ा था और आपातकाल के दौरान नक्सली आंदोलन खत्म हो गया था। इसके अधिकांश नेता जेल में बंद हो चुके थे। तो इसमें एक सरकार के द्वारा सशक्त भूमिका निभाई गई थी और 1967 तक आप देखेंगे कि सुरक्षा बलों ने काफ़ी ही इस पर काम किया और नक्सलिज्म को ख़त्म कर दिया। मैक्सिमम जो इसके लीडर थे नक्सलिज्म के, नक्सल जो मैक्सिमम लीडर थे वो जेल में बंद हो चुके थे। दूसरी चरण की अगर हम बात करें तो दूसरा चरण को आप ले सकते हैं 1980 से 2004 तक को। 1980 से 2004 तक को हम दूसरा चरण में काउंट करते हैं और ये दौर ज़मीनी अंदाजा, ज़रूरत और अनुभव के आधार पर चलने वाला क्षेत्रीय नक्सली गतिविधियों का दौर था। इस चरण में नक्सलवाद का व्यावहारिक विकास हुआ और इसका क्षेत्रीय प्रभाव और विस्तार भी देखने को मिलता है। तीसरी चरण की अगर हम बात करें तो तीसरी चरण 2004 से अब तक कंटिन्यू है। अर्थात तीसरा जो चरण है वो वर्तमान में का जो चरण है वो तीसरा चरण में ही आता है। अर्थात 2004 से लेकर अब तक का जो चरण है वो तीसरा चरण है। इस चरण में नक्सलियों का राष्ट्रीय स्वरूप उभरा है और विदेशी संपर्क बढ़े हैं और अब नक्सलवाद राष्ट्र की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौतियां बनकर उभरा है। अर्थात शुरुआत में जब उभरा तब तो ये शोषक वर्ग के खिलाफ उभरा।
अब ये क्या है, सरकार से खुली फ्रंट के रूप में वार कर रहा है। और अब आप देखेंगे कि यह एक इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर बन चुका है, अर्थात नक्सलिज्म जो है इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब इनके जो साठ गांठ है वो इंटरनली तो हैं, विदेशों से भी इनका साठ गांठ बढ़ चुका है। साल 2004 में नक्सली संघर्ष की सैन्य और राजनीतिक ताकत जनाधार के प्रदर्शन का साल रहा और इस दौरान संसदीय जनतंत्र के खिलाफ चुनाव बहिष्कार, नक्सलियों का दक्षिण एशिया के सशस्त्र वामपंथी संगठनों के बीच बढ़ते समन्वय को भी देखा जा सकता है। देश की नक्सली राजनीति में भी साल 2004 में एक नया मोड़ तब आया जब पीपुल्स वार और MCCI का एकीकरण हुआ और एक नई पार्टी बनी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवाद, अर्थात CPIM, जिसको आप बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म। अर्थात CPI की दो पार्टी हैं, CPI और CPIM, जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी एक बनकर आई। और ये दोनों का एकीकरण कैसे हुआ था, पीपुल्स वार और MCCI जो था, दोनों पार्टियां मिलकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवाद पार्टी बनाई। अब हम देखते हैं नक्सलवादियों का क्या मानना है, अर्थात नक्सलवादियों की मान्यताओं को देख लेते हैं हम। नक्सलवादी ये मानते हैं कि वे हिंसा के माध्यम से समाज में बदलाव ला सकते हैं। उनका मानना है कि वो हिंसा के माध्यम से समाज में बदलाव ला सकते हैं। ये लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हैं और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। ये समूह देश के अल्प विकसित क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों को बाधा उत्पन्न करते हैं और लोगों को सरकार की प्रति जो है भड़काने की कोशिश करते हैं। सो ये जो था वो क्या है, नक्सलवादियों की मान्यताएं हम पढ़ रहे हैं। अभी हम नक्सलवादियों को अगर मान्यताएं को देखें तो वो क्या करते हैं कि हिंसा के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नहीं मानते हैं, ये अपनी अदालतें खुद चलाते हैं और जो गाँव के लोग हैं उनको सरकार के प्रति भड़काने का कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर इसको दबाने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। सरकार नक्सली चरमपंथी से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रही है। इसमें सुरक्षा एवं विकास से संबंधी उपाय तथा आदिवासी एवं अन्य कमजोर वर्गों के लिए लोगों को उनका अधिकार दिलाने से संबंधी उपाय शामिल है। सरकार की इस नीति के परिणाम स्वरूप नक्सलियों के हौसले कमजोर हुए हैं तथा उनके आत्मसमर्पण की संख्या लगातार बढ़ी है। सरकार वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल संपर्कता का यथासंभव विस्तार करने के भी प्रयास कर रही है। आगे की राह की अगर हम बात करें तो वामपंथी अतिवाद से ग्रसित क्षेत्रों की क्षेत्रीय विशेषता यथा कलाकृतियों आदि के निर्माण से संबंधित व्यापार को ऑनलाइन मार्केट से जोड़ना, इससे धन के प्रवाह को बढ़ाकर समावेशन को सुनिश्चित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को वामपंथी उग्रवादी संगठनों के नेताओं से बातचीत करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए और इस प्रकार अधिक नक्सली संगठनों को उदासीन बनाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। अगर हम इनको मुख्य धारा में शामिल करते हैं तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि नक्सलिज्म एकदम जीरो हो जाए। शिक्षा, रोजगार, अवसंरचनात्मक विकास और आपसी संवाद को बढ़ाना चाहिए। आर्थिक विकास नीतियों की सही क्रियान्वयन के साथ ही लचीली परंतु कठोर सुरक्षा नीति को अपनाने की आवश्यकता है। राज्यों को अपनी आत्मसमर्पण नीति अर्थात सरेंडर पॉलिसी को अधिक तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीम जो थे LWE में फंसे निर्दोष व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाया जा सके। अर्थात सरकार को यह चाहिए कि जितने भी नक्सलवाद एरिया है, जो जितने भी नक्सल से अफेक्टेड एरिया हैं, वहाँ शिक्षा, रोजगार और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, देखिए किसी भी मुद्दे के लिए अगर आदिवासी जो है उनको भटका रहे हैं कि शिक्षा वहाँ नहीं है, रोजगार वहाँ नहीं है, तो उनको आप वहाँ के लोगों को शिक्षा, रोजगार और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट दे के ही लोगों को मना सकते हैं। आप ऐसे नहीं मना सकते हैं, अगर आप सरकार शिक्षा ना दे, उसको रोजगार ना दे तो आप यह जंग नहीं जीत सकते हैं। तो सरकार को यह चाहिए कि वहाँ के लोगों को शिक्षा, रोजगार और अवसंरचनात्मक विकास के जरिए और अपनी संवाद को बढ़ाए और आर्थिक विकास के जरिए इस नक्सलिज्म को खत्म करने का प्रयत्न करे और आत्मसमर्पण की नीति को इतनी लचीली बनाए कि लोग आत्मसमर्पण कर सके और मुख्य धारा में जुट सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।